हेलो ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं डॉक्टर अविनाश। आप सबको और एक बार स्वागत करता हूं हमारे फेवरेट आयुर्वेद चैनल आयुर्वेद भारती पे। तो अभी जैसे हमने कमिटमेंट की थी, इस चैनल पे हम कैसी के जितने भी वीडियोस हैं सिलेबस वाइज सारे वीडियोस कवर करने वाले हैं। तो आज का जो सिलेबस है, तुरंत चलिए उस पर चलते हैं। हम आज कवर करने वाले हैं ये सारे चैप्टर्स, जैसे कि चिकित्सा चतुष्पाद है, रोगी रोग परीक्षा एवं अष्टस्थान परीक्षा। तो फर्स्ट आते हैं चिकित्सा चतुष्पाद के लिए। ये आप सब लोगों के लिए एक कॉमन सा कंसेप्ट है। पहले फर्स्ट ईयर से आप लेके सेकेंड थर्ड ईयर तक ये सारी चीज़ें पढ़ते आ रहे हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जस्ट इसको ओवरलुक करके ही चलते हैं। बेशक द्रव्य उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम चिकित्सितस्य निर्देशम प्रत्येकम चतुर्गुणम। ये जो श्लोका है ये अष्टांग हृदय सूत्र स्थान से लिया गया है। विषक, द्रव्य, उपस्थाता एवं रोगी, यही चार को मिला के चिकित्सा चतुष्पाद बनता है। और हर एक पाद का चार चार करके अलग अलग गुण हैं, तो इसके वर्णन हम आगे करते चलेंगे। तो अभी देखिए, ये जो है थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। डन। तो अभी विषक, विषक मतलब डॉक्टर। तो डॉक्टर के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए? दक्ष, तीर्थार्थ, तीर्थार्थ शास्त्र, दुष्टकर्मा, शुचि। यही जो चार गुण हैं, दक्ष, तीर्थार्थ शास्त्र, दुष्टकर्मा, शुचि, विषक, विषक के ही चारों गुण हैं जो हमारे पास होने चाहिए। तो आगे चलते हैं। वैद्य के जो चार लक्षण हैं उसमें क्या, इसका मीनिंग क्या क्या हो गया? दक्ष मतलब चिकित्सा कर्म में कुशल, तीर्थ मतलब आचार्य से शास्त्र और आयुर्वेद शास्त्र के अर्थ ग्रहण कर चुका हो, मतलब कहीं से अच्छे से अपना डिग्री कंप्लीट किए हैं, कहीं से पढ़े हैं अच्छे से। फिर आते हैं दुष्टकर्मा, जो चिकित्सा की विधियों को जो अनेक बार देख चुके हैं, मतलब बहुत बार वो जो चिकित्सा के ट्रीटमेंट प्रोसीजर है उसको देख चुके हैं, कर चुके हैं। और जो सूची है मतलब उनके आचरण, सूची जो है इसको हम दो टाइप पे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मानसिक सूची और मतलब आचरण, आचरण में पवित्रता अथवा स्वच्छता और नीट एंड क्लीन जो होना, ये दोनों तरीके की स्वच्छता उनके पास होना चाहिए, तभी वो एक अच्छे विषक माने जाएंगे। फिर आते हैं द्रव्य पे। तो द्रव्य के लिए क्या है? बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम युग्यम औषधम, मतलब बहुकल्प जो स्वरस, स्क्वाथ, फंट, अवलय, चूर्ण आदि अनेक रूपों में दिया जा सकता है। मतलब एक ऐसा ड्रग जो हम लोग चूज करेंगे जिसको कोई भी फॉर्म में दिया जा सकता है। जैसे कि मान ले कोई पेशेंट ऐसा है जो स्वरस लेना नहीं पसंद करता, उसको कोई मतलब अवलेय बना के दे सकते हैं। तो सबसे अच्छा ड्रग वो होता है जिसको हम बहुत सारे फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया बहुकल्पम बहुगुणम, जो औषध के सभी गुणों से संपन्न हो। मतलब वो सारे उसके गुण सारे ऐसे हैं जो मतलब बस कोई डिसीज है, ये एक द्रव्य दे दो काम बन जाएगा, उतना गुण इनमें होना चाहिए। और संपन्न, अपने गुणों की संपत्ति से जो युक्त हो। मान लीजिए कोई आम का पेड़ है, मतलब आम्र अगर एक ड्रग है, हम उसको लेके आएंगे, अगर इसमें घुन लगे हुए हैं, कीड़े मकोड़े हैं, तो ये आम क्या हम लोग खा सकते हैं? ऐसे वही कोई एक औषधि है जिसमें अगर कीड़े मकोड़े लगे हुए हैं, कोई एक अच्छा जगह से कलेक्शन नहीं हुआ है, तो ये संपन्न नहीं है, तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो अपने गुणों में संपन्न रहना भी इंपॉर्टेंट होता है कोई एक ड्रग के लिए। बस शतावरी एक अच्छा ड्रग है ये नहीं है, बस अच्छा शतावरी होना चाहिए, अच्छी जगह से कलेक्शन करना चाहिए, तब वो शतावरी अच्छा होगा, वो अच्छा काम करेगा, ऐसा है। और लास्ट में होता है योग्य, जो रोगी, जैसे कि देखिए मान लीजिए मैं किसी पेशेंट को कोई एक सर्दी है, इसको उसके लिए बहुत सारे मेडिसिन हैं, तो हम क्या करेंगे ना, उसको दोस्त के हिसाब डिवाइड करेंगे। मान लीजिए इसमें कौन सा दोस्त का प्रधानता है, तो उसके हिसाब से हम मेडिसिन चूज करेंगे। मान लीजिए क्योंकि सारे मेडिसिन हमारे पास जो फॉर्मुलेशन उपलब्ध है वो सारे तो अच्छे हैं, तो पेशेंट के लिए क्या सही है, क्या योग्य है, इसको देख के हम बोल सकते हैं द्रव्य सही है, हमने सही ट्रीटमेंट किया है। तो अगर इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपने अगर सोचा होगा, तो मान लीजिए आपको एक क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए एक क्लिनिक एस्टैब्लिश करने जा रहे हो, तो आपके पास सारे जो ड्रग्स हैं, कुछ ड्रग्स ऐसे होने चाहिए जिनके बहुत सारे कल्पनाएं आप कर सकते हो, जो आपके फेवरेट ड्रग्स हैं, और जिसके बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे डिजीज़ में उसको अलग अलग यूज किया जा सकता है, ऐसा है। और तुम जहाँ पे उसको आप मतलब ये कलेक्शन करके लाते हैं, तो वो एरिया बहुत सारा मतलब बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर जो पेशेंट को आप देने वाले हो, पहले आपको ये देखना पड़ेगा क्या
वो जो पेशेंट है वो मेडिसिन लेने के लायक है, उसके दोष दुष्य वाला काला जो 10वीं परीक्षा करके आप देखोगे वो मेडिसिन वो पेशेंट के लिए सूटेबल है कि नहीं है। अगर है तभी वो मेडिसिन अच्छा द्रव्य कहलाएगा। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं। अनुरक्ता शुचिदक्ष बुद्धिमान परिचारका, मतलब ये श्लोका परिचारक के लिए है। परिचारक मतलब हम ये अगर कंपैरिजन करना चाहें तो नर्स हो सकता है। तो उपस्थाता के 4 लक्षण क्या है, अथवा परिचारक के 4 लक्षण क्या है। अनुरक्त रोगी से स्नेह से रखने वाला। शुचि खान पान औषधि खिलाने रखने में साफ सफाई का ध्यान देने वाला। 3 दक्ष कुशल होना चाहिए, जो आजकल के नर्स लोग जनरली नहीं हो पाते हैं कभी कभी, तो इसमें दिक्कत हो जाती है डॉक्टर को। एंड बुद्धिमाना समयोग चित्त सूझबूझ वाला, मतलब थोड़ा दिमाग तो उनमें भी होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कोई डॉक्टर कहीं पे नहीं है तो वो थोड़ा बहुत सिचुएशन हैंडल भी कर सकते हैं। ऐसे अगर परिचारिकाएँ रहेंगी तो डॉक्टर के लिए बहुत हेडक कम हो जाएगा। फिर चलते हैं रोगी के लिए। अड़िय रोगी विषगश्यो ज्ञापक सत्ववान अपि, मतलब रोगी के 4 लक्षण। आढ़िया पहला चीज़, अष्टांग हृदय और सुश्रुत दोनों ये चीज़ बोले हैं, चरक नहीं बोले हैं धन होना चाहिए करके रोगी के पास, पर अष्टांग हृदय और सुश्रुत दोनों बोले हैं कि रोगी के पास ज़्यादा धन होना चाहिए। क्योंकि पहला बात ये है ना, अगर पेशेंट मेडिसिन खरीद पाएगा तभी तो खाएगा, सच्चाई भी है यही। तो सेकंड में आता है विषकश्य, वैद्य की आज्ञानुसार औषध तथा पथ्य का सेवन करने वाला। आप जैसे बताओगे वैसे ही सेवन करना है। मान लीजिए कोई मेडिसिन आप बोले उसमें जल के साथ लेना है, बंदा क्या कर रहा है ना, उसको शीतल जल के साथ ले रहा है, तो उसका काम उल्टा हो जाएगा, पूरा दिक्कत हो जाएगी। फिर थर्ड में आता है ज्ञापक, अपने सुख दुख कहने में सक्षम, उसको ज्ञापक बोलेंगे। मतलब उसका जो प्रॉब्लम्स है वो सही से शेयर कर सकता है आप लोगों के साथ, मतलब डॉक्टर के साथ। फिर आता है सत्ववाना, मानसिक शक्ति संपन्न, अर्थात चिकित्सा काल में होने वाले कष्टों से घबराने वाला नहीं है। मान लीजिए कोई पेशेंट का आप शल्यकर्म करने जा रहे हैं, तो वो पेशेंट अगर सत्ववान नहीं होगा तो बोलेगा भाई मेरे को शल्यकर्म नहीं करना है, तो उसमें दिक्कत हो जाएगी, आप कैसे ट्रीट करोगे उसको। चलिए, तो अभी हमने क्या पढ़ा, चिकित्सा चतुष्पाद हमने कंप्लीट किया, और सारे जो मतलब इसके चतुष्पाद के हर एक के गुण, टोटल 16 गुण हमने देखा। तो इसका जो 4 श्लोका है आपको यूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको याद रखनी है। अभी आते हैं मोस्ट फैसिनेटिंग। तो चलिए अभी शुरू करते हैं, और एक मोस्ट ब्यूटीफुल एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ केसी, रोगी एंड रोग परीक्षा। क्योंकि आप कभी भी कहीं भी ट्रीटमेंट करने जाओ, पहला चीज़ आपको डायग्नोसिस बनाना रहेगा। अगर आप सही से अपना डायग्नोसिस बना सकते हो तभी आप सही से ट्रीटमेंट कर पाओगे। तो एज ए डॉक्टर, एज ए फिजिशियन, ये आपको बहुत जानना जरूरी है। आप ट्रीटमेंट कैसे करो उसके पहले डायग्नोसिस कैसे बनाओ। तो इस श्लोका मैंने फर्स्ट लिखा है, मिथ्या दृष्टा विकारा ही दूराख्यानस्तथैव च तथा दृष्टम परिमुष्टाश्च मोहयत्सु चिकित्सितम। मतलब improper observation of patient by physician which not has been thoroughly described, and diseases which haven't been diagnosed correctly are going to confuse the physician or the doctor। लाइक इसका मीनिंग आप इजीली ऐसे समझ सकते हो, अगर आप कहीं पे हिस्ट्री लेने जाते हो, सही से आप हिस्ट्री नहीं लेते हो, जो डाटा आपको चाहिए होगा हर एक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, अगर वो डाटा आपके पास नहीं है तो आप जरूरी है आप कोई गलत डायग्नोसिस पे पहुंच जाओगे। तो हर एक टाइम आपको हिस्ट्री लेते टाइम सही से सारी चीज़ों का अच्छे से ऑब्जर्वेशन रखना है, नहीं तो जैसे श्लोका के एंड में लिखा है, मोहयत चिकित्सितम, मोहयत चिकित्सितम, आपका वही हालत होने वाला है, आप मोह में जाओगे एंड आप कभी भी एक पर्टिकुलर कंफर्म डायग्नोसिस पे पहुंच नहीं पाओगे। तो सारे छोटे छोटे माइन्यूट चीज़ों के ऊपर आपकी फोकस रहना जरूरी है। चलिए फिर आगे चलते हैं, इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो रोगम आदौ परीक्षा तदंतरम औषधम तथा कर्माभिषेक पश्चात ज्ञानपूर्वम समाचरित। इस श्लोका में इतना ही पार्ट आप याद करो एंड इसको अब अपनी लाइफ में भी यूज कर सकते हो। रोगम आदौ परीक्षा तदंतरम औषधम, पहले क्या होता, मतलब आजकल के डॉक्टर सब क्या करते हैं जनरली, कोई एक पेशेंट आता है अपना सिम्टम्स बताते चलता है एंड डॉक्टर लोग क्या करते हैं अपने जो मतलब उनके हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन लिखना स्टार्ट भी कर देते हैं जब तक पेशेंट की बात भी ख़त्म ना हुई हो। तो पहले क्या आपको क्या करना है, रोगम आदो परीक्षित, पहले रोग का परीक्षण करो, ततो अंतर औषधम, उसको खत्म होने के बाद औषधि के बारे में सोचना। ठीक है,
ततः कर्म भिषक पश्चात ज्ञानपूर्वम समाचरित, उसके बाद भिषक ज्ञानपूर्वम चिकित्सा कर्म का आचरण करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। और एक लास्ट लाइन में आप उसको देख सकते हो, जस्तु रोग विशेषज्ञ सर्ववेशज कोविदा देश काल प्रमाणज्ञस्त सिद्धिम असंशयम, मतलब जो रोग के विशेषज्ञ हैं और सारे वैशज्य मतलब जो मेडिसिन से इनके ऊपर उनका अच्छा ज्ञान है, देश काल ये सारे प्रमाण ये सबको देख के जो डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, जो वैद्य ट्रीटमेंट करता है, उसका सिद्धि असंशयम है, मतलब वो जरूर ही अपना सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो ये हमें ये सिखाता है, आपको रोग डिटेल आना चाहिए, मेडिसिन के ज्ञान अच्छे होने चाहिए। आप ये दोनों के बाद भी कोई पेशेंट आपके पास आए तो पहले आपको देश काल 10वीं परीक्षा जो है उसको सही से करके अगर आप उसका ट्रीटमेंट करो, तभी आपके जो रोग का ज्ञान है, जो मेडिसिन का ज्ञान है, वो पेशेंट के लिए फ्रूटफुल होगा। ठीक है। एंड ये श्लोक का रेफरेंस हर एक टाइम पूछता है, ये श्लोक कहाँ से ली गई है। ये श्लोका है चरक सूत्र 20 का। ये पीजी के लिए आपके क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन रेफरेंस पूछता है जनरली। फिर नेक्स्ट चलते हैं। अभी डिटेल हम जा रहे हैं रोगी परीक्षा के ऊपर। ठीक है, इसको भी लार्ज कर सकते हैं अभी। तो रोगी परीक्षा चरक के हिसाब से 3 है। चरक तो प्रमाण की वर्णन कहीं पे नहीं किए हैं, प्रमाण वार्ड नहीं यूज किए हैं, चरक हमेशा परीक्षा वार्ड यूज किए हैं। तो प्रत्यक्ष अनुमान आप्तोपदेश करके 3 परीक्षा चरक बोले, और दर्शनं स्पर्शनं प्रश्न परीक्षितं च रोगिणम ये बोले हैं बाघभट्टा। ठीक है, और ऐसे भी चरक भी बोले हैं, पर इनका सीक्वेंस थोड़ा अलग है। जैसे कि दर्शना मतलब DSP ऐसा सीक्वेंस में है। ठीक है, दर्शना स्पर्शना प्रश्न। पर चरक का सीक्वेंस कैसे है पता है? चरक का सीक्वेंस जैसे है DPS, दर्शना प्रश्न फिर स्पर्शना, ऐसे करके चरक का सीक्वेंस है। तो आप चाहो तो यहाँ पे ऐड करके अपने नोट्स कर सकते हो। त्रिविधम खलु रोग विशेष विज्ञानं भवति तथ्यता आप्तोपदेश प्रत्यक्ष अनुमानम चेति। तो आप तो ये सब चीज़ें पढ़ चुके हो पहले पदार्थ विज्ञान में भी। तो प्रत्यक्ष अनुमान आप्तोपदेश करके तीनों परीक्षा अथवा प्रमाण रहते हैं। रोग विशेष को बतलाने वाले 3 साधन है। क्या क्या है? आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान। वही चीज़ें जो हमने अभी बताया आपको। त्रिविध परीक्षा में सबसे पहले आप्तोपदेश आता है, उसके बाद उस विषय का प्रत्यक्ष का देखना और उसके बाद अनुमान। तो पहले इसको हम बेसिक्स कैसे हैं उसके। अगर त्रिविध परीक्षा में सबसे पहला नॉलेज आपको किस चीज़ का होना चाहिए? पहले आप्त ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि व्हाट माइंड डजंट नो आइज कैनट सी। पहले आपका माइंड को आपको ट्रेन करना पड़ेगा, आपको एक डिजीज पढ़ोगे। नेक्स्ट क्या होगा? प्रत्यक्ष प्रमाण, मतलब कोई एक टीचर हैं जो आपको वो चीज़ जाके दिखाएंगे, भाई देखो ऑस्टियोआर्थराइटिस में ऐसे नी जॉइंट का पेन हो गया, उसके स्वेलिंग्स ऐसे हैं, कभी कभी उसमें मतलब और बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो टेस्ट वगैरह किया जाता है, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। फिर आप समझोगे कि चलो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है। इसके एक्सरे के रिपोर्ट में आपको ये देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको कोई प्रैक्टिकली बताएगा, समझाएगा चीज़ें ऐसे हैं, तो आपको प्रत्यक्ष ज्ञान उसका होगा। ठीक है। फिर कोई पेशेंट अगर लंगड़ा के चल रहा है, मतलब सही से चल नहीं पा रहा है, उसके जॉइंट जो है सूज गए हैं, उसकी एज पर्टिकुलरली मतलब 50 से 60 साल हो गया है, उसकी ज़्यादा हो गया है, तब आप अनुमान प्रमाण लगा के सोच सकते हो कि चलो ये तो शायद से संधिगत वात हो सकता है। सोपपुण्यदुति स्पर्श स्पर्श संधिगत आने लिख करके बोला गया है एक श्लोक। तो अगर आप संधिगत वात का श्लोक सोचोगे तो वहाँ पे आप अनुमान प्रमाण करके हाँ चलो बता सकते हो कि चलो ये तो है संधिगत वात। मॉडर्न कंपैरिजन करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। पर इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहा? पहले प्रत्यक्ष होना, आप तो उपदेश प्रमाण की ज्ञान होना चाहिए, फिर प्रत्यक्ष का, और एट दी एंड अनुमान प्रमाण लगा के आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो ये तीनों चीज़ें आपके लिए जरूरी है जो चरक बोले हैं त्रिविध परीक्षा के नाम पे। ठीक। नेक्स्ट चतुर्विध परीक्षा। यहाँ पे कुछ अलग नहीं है, सिर्फ हमने प्रत्यक्ष अनुमान युक्त, आप मतलब जैसे आप तो उपदेश प्रत्यक्ष अनुमान सिक्वेंशियली लिखा है पूरा, एट दी एंड युक्ति प्रमाण ऐड हुआ है। ठीक है, तो इसको भी और एक अच्छे से समझ सकते हैं। मान लो आप अनुमान प्रमाण तक त्रिविध परीक्षा में डायग्नोसिस ही बना सकते थे। ठीक है,
अभी फोर्थ आ गया युक्ति। चतुर्विध परीक्षा का यूज करके आप ट्रीटमेंट करोगे, क्योंकि आप तो उधर से अपने अब तक ज्ञान लाभ किए। मान ले हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, संधिगत बात का ही ले लो। आप तो ज्ञान में पढ़ा था, चरक बोले हैं सोपा पुण्य द्युति स्पर्श सोत संधिगत आने। तो सोप पुण्य द्युति स्पर्श ये चीज़ आप तो उपदेश दिए, हमने चरक संहिता में पढ़ लिया। फिर आते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण में। आपके गुरु आए, आपको दिखाए, भाई देखो ये संधिगत बात है, ये कौष्टिक शीर्ष है, ये आम बात है, इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस समझो, इसमें ये लक्षण होते हैं, बता दिया आपको। आपने बहुत सारे केसेस देख लिए, प्रत्यक्ष हो गया आपका। फिर आप पेशेंट देखोगे, उसका अनुमान करोगे, अरे भाई इसमें तो ये सिम्टम्स है, ये संधिगत बात है। फिर उसका ट्रीटमेंट करने जाओगे, जहाँ पे आप युक्ति लगाओगे। तो युक्ति लगाओगे मतलब उसका मेडिसिन क्या क्या हैं, आप कौन से कंडीशन में क्या देने वाले हो, इसके रिगार्डिंग आप युक्ति करोगे, तभी ये चिकित्सा के लिए सही होगा। तो चिकित्सा के लिए अभी चतुर्वेद परीक्षा ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। अभी देखिए ये सारी चीज़ें ना आप पदार्थ विज्ञान में पढ़ चुके हो, अभी हम लोग काजी के समय उसको क्यों पढ़ाते हैं, उसको प्रैक्टिकली समझाने के लिए। ये जो कंसेप्ट है इसका प्रैक्टिकली क्या यूटिलिटी है ट्रीटमेंट में, तभी उस स्लाइड पे ज़्यादा सोचोगे ना तो अच्छा लगेगा ये सारी चीज़ें। नहीं तो ये मतलब आपको लगेगा कि फालतू की थ्योरी जी हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। तो इसको हर एक चीज़ को ना थोड़ा प्रैक्टिकल लिंक के साथ समझो तो ज़्यादा मज़ा आएगा इसमें, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं, इसको छोटा बना लेते हैं अभी। हाँ, षड्विध परीक्षा। इसमें भाई देखो ये सुश्रुत बोल है षड्विध परीक्षा, और इसमें 10th चैप्टर सूत्र स्थान के रेफरेंस पूछता है ये। और इसमें पंच ज्ञानेंद्रिय की परीक्षा है और एक एक्स्ट्रा है पंचविध परीक्षा, मतलब प्रश्न परीक्षा। पंच ज्ञानेंद्रिय की परीक्षा कर लिए, फिर प्रश्न परीक्षा कर लो, षड्विध परीक्षा कंप्लीट। एंड इसमें एक चीज़ याद रखना, प्रश्न परीक्षा सबसे श्रेष्ठ परीक्षा होता है सुश्रुत के हिसाब से, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी पंच ज्ञानेंद्रिय का परीक्षा जो हमने इतनी इजीली बोल रहे चीज़ें हैं क्या, देख लीजिए। श्रोतेंद्र की परीक्षा, अब क्या सुन के एग्जामिनेशन कर सकते हो, अंतर्कूजन हो गया, संधि स्फुटन हो गया, अंगुली पर्व में स्फुटन, कोई एक स्वर सुनोगे आप, ठीक है। आप हार्ट रेट सुनते हो, हार्ट साउंड सुनते हो, लंग साउंड सुनते हो, कहीं पे रुंकाई हुआ, कहीं पे क्रिपिटेशन हो गया, कहीं पे विजिंग हो गया, सब सारी चीज़ें आप सुनते हो। तो सुन के श्रोतेंद्रिय से आप परीक्षा करते हो। फिर नेत्रेंद्रिय से क्या करते हो, शारीरिक वर्ण, आकृति, प्रमाण, कांति और शरीर के प्राकृतिक वैकृतिक भाव का ज्ञान होना, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। मान लीजिए कोई पेशेंट स्टेपिंग गेट करके आ रहा है, आप उसका गेट देखें आपने नेत्रेंद्रिय लगा के, तो ये मान लीजिए स्टेपिंग गेट करके आ रहा है, तो सेरेब्रल अटैक्सिया हो सकता है ऐसे। तो आप अपने नेत्र इंद्रिय से उसकी परीक्षा किए। फिर आता है रस इंद्रिय परीक्षा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे परीक्षा जो है प्रत्यक्ष रूप में किया जा सकता है, और रस परीक्षा प्रत्यक्ष रूप में नहीं किया जा सकता, ये भी पूछता है। इसकी परीक्षा अनुमान प्रमाण पे की जाती है, क्योंकि प्रैक्टिकली आप लोग सोच ही लीजिए, क्योंकि कोई एक वैद्य जाके थोड़े मतलब अपनी जिह्वा का यूज करके कहीं पे परीक्षण कर सकता है, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये अनुमान के द्वारा ही किया जा सकता है। कहीं पे शरीर पे अगर यूका लगते हैं जाके तो रस का वैदेश्य हो गया है, मतलब शरीर का जो रस धातु है ये खराब हो गया बहुत। अगर शरीर में मक्षी का उपसर्पण करते हैं, मक्षी ज़्यादा मक्खी बैठते हैं आके, तो रस का माधुर्य हो गया है। दोनों ही खराब कंडीशन है, दोनों ही रोग है, ठीक है। तो ऐसे रस परीक्षा अनुमान से होता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। फिर आता है घ्राणेंद्रिय की परीक्षा। घ्राणेंद्रिय शरीर में व्याप्त प्राकृतिक अथवा वैकारिक गंध का ज्ञान। आप स्मेल, मान लीजिए आपको फ्रूटी स्मेल हो रहा है, फ्रूट स्मेल हो रहा है, ठीक है। कोई एक पेशेंट फेंट होके पड़ा है, उसको फ्रूट स्मेलिंग आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, ये होता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ठीक है। इसमें तुरंत आपको 25% डेक्सट्रोज की सलाइन दे दोगे, पेशेंट इमीडिएटली रिवाइव कर जाएगा, अगर एलोपैथ ट्रीटमेंट इसका बताएं तो, ठीक है। एक मेडिकल इमरजेंसी है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, घ्राणेंद्रिय लगाया। कोई एक बहुत कभी अगर आपने डायबिटिक फूड अल्सर का ड्रेसिंग किए हो, तो इसमें आपको प्रैक्टिकली बहुत गैस होता है। मैंने अपनी फर्स्ट टाइम जब मैंने वो ड्रेसिंग किया था, इतना स्मेल हो रहा था, मान लीजिए कोई आलू पक गया है पूरा, इतना बुरा स्मेल हो रहा था वो। जब करते करते वो एडजस्ट हो गया। पर यहाँ पे हमने क्या परीक्षा किया, घ्राणेंद्रिय से अपना यूज करके हमने ये सोच सका कि चलो ये इसमें तो बहुत सारे पस वगैरह होंगे या फिर बहुत देवरिस निकलेंगे यहाँ से, तो ये घ्राणेंद्रिय से परीक्षा कर लिया हम। और स्पर्शेंद्रिय से, अब तो जनरली कोई एक फीवर का पेशेंट था, आप उसके
नेक में ऐसे टच करके आप समझाते हो अरे भाई आपको तो फीवर है, उसका टेम्परेचर का थोड़ा ज्ञान कर सकते हो। उसके बाद आता है प्रश्न परीक्षा। आतुर के सुख से दुख की परीक्षा प्रश्न के द्वारा की जा सकती है। मान लीजिए कोई डिजीज के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप प्रश्न परीक्षा करोगे। मान लीजिए आपको क्वेश्चन जो होता है हर एक डिजीज के लिए आप पूछ सकते हो उसको, तो क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाता है। तो हर एक टाइम प्रश्न परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी मायने रखता है उतना, तो इसीलिए सुश्रुत श्रेष्ठ परीक्षा बोले हैं प्रश्न परीक्षा। सो कोई भी पेशेंट है, मेरा सलाह आपके पास ये रहेगा, मान लीजिए वो पेशेंट को आप नहीं देख पा रहे हो, एटलीस्ट उस पेशेंट से बात कर लो, क्योंकि बात करने से बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो डायरेक्टली बात करने से पेशेंट आपको बताता है, तो आप वही कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस तक पहुंच जाते हो। नहीं तो और किसी लोग के थ्रू अगर वो बात आपके पास आएगा तो आप उसका ट्रीटमेंट मत करना, उससे मैक्सिमम चांसेस है कि आप गलत डायग्नोसिस तक पहुंच जाओगे। ठीक है, चलिए, सारे प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, आप उसको प्रैक्टिकल तरीके से समझोगे तो ज़्यादा सही है। मान लीजिए नेत्र की परीक्षा और एक एग्जाम्पल देते हैं, किसी को पैलर है, किसी को जॉन्डिस है, ये सब की परीक्षा कैसे होगी? नेत्र से होगा ना। वही है, कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है और वो पेशेंट बैठ रहा है आके, मतलब बैठने पे साउंड हो रहा है, मतलब जैसे कि टक टक करके आवाज़ आ रहा है, तब क्या सोचोगे? उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस से संधिवात हो सकता है उसको। ठीक है, तो ऐसे हैं। फिर आगे चलते हैं। अष्टविध परीक्षा, 8-fold एग्जामिनेशन टेक्निक। ये रेफरेंस पूछता है भाई, इसको कौन बताए बता दो। योग रत्नाकर बताएं, इसको सही से याद रखना बेटा। रोगाक्रांत शरीरस्य स्थानवष्टो निरीक्षित नाड़ी मूत्र मलजीवा शब्द स्पर्श द्रुक आकृति। तो कोई एक पेशेंट रोगाक्रांत है तो आप उसका क्या करोगे, कैसे एग्जामिनेशन करोगे? अष्ट स्थान की परीक्षा करोगे। यही चीज़ डिटेल में पढ़ने के लिए हमारे सिलेबस में दी गई है। नाड़ी मूत्र मलजीवा, नाड़ी मूत्र मलजीवा शब्द स्पर्श द्रुक आकृति। फिर आता है दशविध परीक्षा। इसमें क्या होता है? प्रकृति विकृति सारा सहनन प्रमाण सत्म्य सत्व आहार व्यायाम वय। देखो, इसको हमें याद भी रखना है, ऐसा नहीं कि हम पढ़ लिए और उसको भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो इसका श्लोका पहले जो अष्टविध परीक्षा का था उसको भी याद रखेंगे। कैसे रखेंगे? नेत्र नाड़ी मलजीवा शब्द स्पर्श दीर्घाकृति, इसका दो दो डिवाइड कर लो। नेत्र नाड़ी मलजीवा शब्द स्पर्श दीर्घाकृति, ऐसे करके 2-3 बार पढ़ोगे तो हो जाएगा ये। फिर 10वीं तो परीक्षा है, उसको कैसे याद रखोगे? प्रकृति विकृति सारा सामना, प्रकृति विकृति सारा सामना हो गया। मैं इसे बोल रहा हूँ, आप पढ़ते टाइम ना मेरे साथ रिकल करते चलो। प्रकृति विकृति सारा सामना प्रमाण सात्म्य सत्व आहार व्यायाम वय, प्रमाण सात्म्य सत्व आहार व्यायाम वय। तो इसको ऐसे कैटेगरी करके आप याद करना, आपके लिए ईजी होगा। ठीक है, तो प्रकृति विकृति कैसे हैं, सार के लक्षण तो हमने पढ़ा है, सारण, ये सारा डिटेल है ना चरक विमान में आपको मिल जाएगा। ये आप निदान के कोर्सेज में पढ़ चुके हो। इसका डिटेल में पढ़ने के लिए हमारे सिलेबस में नहीं है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अष्टविध परीक्षा को डिटेल में। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आगे हम लोग पढ़ेंगे अष्टविध परीक्षा में। तो रोगी परीक्षा कंप्लीट होने के बाद हम पढ़ेंगे रोग की परीक्षा, पर्टिकुलर द एग्जामिनेशन ऑफ ए डिजीज। रोग की परीक्षा के ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में आप नोट करोगे रोगी रोग परीक्षा दोनों का वर्णन है, तो हमें दोनों ही पढ़ना है। ठीक है, तो रोगी परीक्षा अर्थात रोग के ज्ञान के उपाय कितने हैं? 5 हैं, सिंपल। रोग ज्ञान के 5 प्रकार क्या क्या होंगे? निदान पूर्व रूपाणी रूपाणी उपशस्तता संप्राप्ति जत विज्ञानम रोगाणम पंचदा स्मृतम। ये श्लोक आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। निदान पूर्व रूपाणी रूपाणी उपशस्तता संप्राप्ति स्थिति विज्ञानम रोगाणम पंचदा स्मृतम। तो क्या है? निदान पूर्व रूप रूप उपशय संप्राप्ति करके ये 5 है। निदान पूर्व रूप रूप उपशय संप्राप्ति। चरक भी ऐसे ही बोल रहे हैं अपने। क्वेश्चन पूछता है इसका रेफरेंस चरक में कहाँ पे मिलेगा आपको? ज्वर निदान चैप्टर में मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीजी के लिए, इसको याद रखना। ठीक है, निदान देखते हैं अभी। मतलब जो रोग परीक्षा के फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है यह निदान। निदान क्या है? तत्र निदानम कारणम इति, कारणम युक्तम अग्रे। मतलब निदान मीन्स कारण, सिंपली निदान रोग का कारण को ही कहते हैं। ठीक है, निदान शब्द में शब्द दो अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे कि
व्याधिजनक निदान या उत्पादक निदान, जो निदान रोग उत्पत्ति में यूज होता है, और व्याधि बोधक निदान अथवा ज्ञापक निदान, क्योंकि जो हमें रोग को समझाने वाला है, मतलब समझने में यूज होता है, तो इसको बोलते हैं व्याधि बोधक निदान। तो निदान का टाइप्स दो हैं, व्याधिजनक निदान, व्याधि बोधक निदान। ठीक है, अभी एक श्लोका है, इसका भी रेफरेंस पूछता है। निदीयते निबध्यते हेत्वादि संबंधी व्याधि नेना निदानम। ये श्लोका बोले कौन है? वट्टार हरिश्चंद्र का श्लोक है। ठीक है, इसको थोड़ा रेफरेंस याद करना है। अगर श्लोका चाहो आप याद करो ना करो, पर इसका रेफरेंस याद रखना है। ठीक है, किसी ने पूछा तो जैसे कि आप बता सकते हो, पर फास्ट वाला जो श्लोका है ये आपको याद करना है। तत्र निदानम कारणम नित्यम युक्तम अग्रे, ये तो हो गया ना आपका, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, तत्र निदानम कारणम इति, इतना तो याद कर सकते हो। अभी पर्याय देखो, निदान के पर्याय क्या क्या हैं। हेतु निमित्त आयतन, कर्ता कारण प्रत्यय समुत्थान। ठीक है, तो हेतु निमित्त आयतन कर्ता प्रत्यय कर्ता कारण प्रत्यय समुत्थान, ये सब है। ठीक है, तो इसमें नीचे कर्ता वर्ड मिसिंग है, इसको लिख लेना नोट करते टाइम। हेतु निमित्त आयतन कर्ता कारण प्रत्यय समुत्थान, प्राग उत्थान यहाँ भी लिखा है। ठीक है, तो ये सारे हैं निदान के पर्याय। कोई हेतु बोलता है, कोई आयतन बोलता है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, आयतन का मीनिंग क्या है? निदान है। ऐसे बोलेंगे आयतन के टाइप्स बता दो, ऐसे बोलोगे ना। व्याधि बोधक है, व्याधि जनक है, दोनों आयतन के ही टाइप है, निदान के टाइप है। तो क्वेश्चन कभी कभी घुमा के भी पूछ सकता है पीजी के एग्जाम में। ठीक है, कोई कम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन घुमा के भी आते हैं। क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चलेगा। फिर देखो चतुर्वेद निदान क्या क्या है। इस क्वेश्चन ए इंपॉर्टेंट है, चतुर्वेद निदान कौन बोले हैं? भट्टार हरिश्चंद्र बोले हैं, ये क्वेश्चन पूछता है। सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्याभिचारी, प्रधानिक, ये चार हैं जो चतुर्वेद निदान के पाठ में आते हैं। दिन के आदि, मध्य और अंत में क्रमशः कफ, पित्त या वात का प्रकोप, ये होता है सन्निकृष्ट निदान, मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड जो निदान है। ठीक है, दिन के अंत में वात का प्रकोप होना ही होना है, ये सन्निकृष्ट है, ये नियरर कज है। ठीक है, विप्रकृष्ट निदान क्या है? हेमंत ऋतु में संचित कफ बसंत ऋतु में प्रकोपित होकर कफज रोग अथवा व्याधि उत्पन्न करता है, ये विप्रकृष्ट निदान है। और व्याभिचारी क्या है? मतलब निदान बलहीन या होने के कारण रोग उत्पन्न करने में असमर्थ होता है, उदाहरण दूसरी विष। और प्रधानिक क्या है? मतलब जो सबसे बहुत अति बल वाला होता है, जिसके कारण दोष, संचय, प्रकोप, ये सब का आदि का उपहास करते हुए शीघ्र ही रोग उत्पत्ति कर देता है। मान लीजिए कहीं को कोई पेशेंट को वज्रपात हुआ, मान लीजिए, नहीं तो कोई पेशेंट विष सेवन कर लिया, इसमें क्या दोष, संचय, प्रकोप, क्रियाकाल होगा? सीधा इसके डायरेक्टली रोगोत्पत्ति हो जाएगा तुरंत। इसीलिए बहुत अच्छे से लिखे, उपहास करते हुए, तो इसको प्राधानिक निदान बोलते हैं। तो इसको समझने के लिए कुछ चीज़ें मैं आपको बोलना चाहता हूँ। ये तो एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, सन्निकृष्ट मतलब हर एक टाइम नियरर कर्व होता है। ठीक है, मतलब कोई एक पेशेंट को फीवर हुआ, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ चीज़ें कैसे होते हैं। तो सन्निकृष्ट निदान मतलब कोई पेशेंट को फीवर हो गया, आप बोलोगे कि ये जो फीवर है इसका निदान ये है। मान लीजिए पेशेंट ने, अभी सीजन चेंज हो रहे हैं, पेशेंट ज़्यादा ठंडा सेवन कर लिया, या फिर कुछ ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, उसके विप्रकृष्ट निदान क्या है? जो फार कच होंगे, मतलब जो थोड़ा दूर के कच होंगे। आप ऐसे बोल सकते हो कि रुद्रकोप से ज्वर हो गया, उसके विप्रकृष्ट निदान मतलब ये डायरेक्टली कनेक्टेड आपको नहीं फील होगा। ठीक है, व्याभिचारी निदान क्या है? मतलब जैसे यहाँ पे बोला है, देख लो, निदान बलहीन होने के कारण रोग उत्पन्न करने में असमर्थ होता है। ठीक है, जैसे कि दूसरी विष आपके शरीर में बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, एक आपने व्याभिचार किया, उसके कारण दूसरी विष आपके शरीर में हुआ, पर वो आपको रोग उत्पन्न नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उतना उसमें एनर्जी नहीं है, ताकत नहीं है दूसरी विष में। ठीक है, एट दी एंड आता है प्राधानिक, ये तो आपको बता ही रखा है, मतलब जो मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग कज होता है, वो होता है तो तुरंत ही होता है। कोई पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया, आप सोच सकते हो कि आप बोलोगे भाई आपका दोस्त तो संचय में नहीं हुआ, प्रकोप नहीं हुआ, प्रसर नहीं हुआ, फिर आपको रोग कैसे उत्पन्न हो गई? ये तो नहीं हो सकता। नहीं भाई, ये प्राधानिक निदान है, ये भाई अलग है।
तो ये चतुर्विध निदान हमने कंप्लीट किया। सन्निकुष्ट, विप्रकुष्ट, व्यभिचारी, प्राधानिक। देखिए अभी आपको मैं समझा दे रहा हूँ, मतलब आपको बता दे रहा हूँ, तो आपको लगता है कि चीज़ें हो गई। बाकी इसमें आपको करना क्या है, आप जब खुद पढ़ रहे होंगे ना, तो आप ये देखो कि इसके नाम कैसे याद करो। सन्निकृष्ट, विप्रकुष्ट, व्याभिचारी, प्राधानिक, ये चारों का नाम पहले याद रखना, उसके बाद आप उसका डिस्क्रिप्शन कर लोगे, मेरे को पता है। बाकी इसका नाम आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं त्रिविध निदान। अशात्मीय इंद्रियार्थ संग्रह, प्रज्ञापराध, परिणाम। ये तो आप चरक में बहुत बार पढ़े हो। अशात्मीय इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध, परिणाम। प्रज्ञापराध का एक श्लोक है, ध्री द्रुति स्मृति विध्वंस करके है, ठीक है। चलिए फिर द्विविध निदान। देखिए हमने चतुर्विध निदान पढ़ा, त्रिविध भी पढ़ा, फिर आएंगे द्विविध निदान पे। क्या है? उत्पादक हेमंत ऋतु में उत्पन्न मधुर रस कफ का उत्पादक होता है, ठीक है। यहाँ पे उत्पादक हेतु अथवा उत्पादक निदान और व्यंजक हेतु अथवा व्यंजक निदान का वर्णन है। तो उत्पादक हेतु क्या है? हेमंत ऋतु में क्या होगा? मधुरस का कफ का उत्पत्ति होगी, ठीक है। व्यंजक हेतु क्या है? हेमंत में संचित कफ जब बसंत ऋतु में सूर्य के संताप पे जाके पिघल जाएगा, तब कफ का प्रकोप हो जाएगा, ठीक है। अतः सूर्य संताप कफ का व्यंजक हेतु है, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो अभी निदान के कितने टाइप्स आपने पढ़ा? निदान के 4 टाइप्स आपने पढ़ा, भट्टा हरिश्चंद्र वाला। उत्पादक, व्यंजक, ये दोनों 2 टाइप्स का पढ़े, माधव निदान का रेफरेंस। त्रिविध निदान आप कहाँ के पढ़े? चरक के पढ़े, प्रज्ञापराध, परिणाम और साथ में इंद्रियार्थ संयोग करके, ठीक है। तो निदान अगर पूछता है तो निदान के टाइप्स जो हैं आप क्लियरली बता सकते हो। अभी अभी चलते हैं अन्य द्विविध निदान, माधव निदान। और भी 2 मतलब टाइप्स के निदान बोले हैं, जैसे कि बाह्य, अभ्यंतर निदान। मान लीजिए आपने आहार विहार आचार ये सब गलत किए, तो ये बाह्य निदान हो गए। और अगर शरीर के अंदर से ही कुछ दोष की मतलब दिक्कत हो गई, प्रकोपित हो गया कोई एक दोष, ये अभ्यंतर निदान है, ठीक है। फिर देखते हैं अभी मतलब क्या है द्विविध। स्वतंत्र व्यक्तलिंगो यथोक्तम समुत्थान प्रशम भव्यत अनुबंध तद विपरीतम लक्षणम अनुबंध। मतलब अनुबंध्य और अनुबंध इसके लिए श्लोक है, ठीक है। अनुबंध्य, अनुबंध दोनों अलग अलग वर्ड हैं, पहले इसके ऊपर ध्यान दो। ये क्वेश्चन पीजी में भी आ सकता है, अच्छा ही क्वेश्चन है ये। सन्निपात संसर्ग वाले रोगों में जो स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र लक्षण प्रकोप होते हैं, जिसमें मतलब प्रकट होते हैं, ये क्या है? अनुबंध्य कहलाता है। मतलब जो जिसके सिम्टम्स स्वतंत्र हैं, जो व्याधि स्वतंत्र है, इसको सिंपली बोलते हैं अनुबंध्य, स्वतंत्र अनुबंध्य, ठीक है। जो व्याधि डिपेंडेंट होता है, अनुबंध, जो बंधा हुआ है कोई एक डिजीज के साथ, ऐसे आप याद रखो, अनुबंध है वो, ठीक है। तो प्राइमरी डिजीज होता है अनुबंध्य, और उसके एसोसिएटेड डिजीज अनुबंध करके होता है, ठीक है। अनुबंध्य मतलब स्वतंत्र, इसको भाई याद रखना है हमें, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। निदान तो अभी हमने कंप्लीट कर ही ली। और एक विध है, एक तो रुक गया भाई। चरक बोले आशय उपकर्ष, अपने प्रमाण में स्थित अथवा अकुपित तथा अपने स्थान में स्थित हुए दोष वायु की प्रेरणा से अन्यत्र चला जाना ही आशय उपकर्ष है। मतलब कोई एक मान लीजिए पित्त कहीं पे है, अपने स्थान पे है, वायु ने क्या किया, पित्त को लेके कोई एक अदर एक एरिया चला गया, तो इसको एक गति को आशय अपकर्ष गति कहते हैं, ठीक है। तो आशय अपकर्ष, क्योंकि कभी भी किसी को रोग होता है इसका कारण आशय अपकर्ष ही होता है, तो आशय अपकर्ष एक विधि निदान के अंदर आ जाता है, ठीक है। निदान का महत्व भी देखते हैं। कुछ रोगों में निदान परिवर्जन के भी उपचार है, क्योंकि हम निदान अभी हम क्यों पढ़े हैं, ठीक है। क्योंकि निदान का परिवर्जन नहीं करोगे तो डिजीज कभी ठीक नहीं होगी। ये एक श्लोका भी लिखे, हमने नहीं लिखा यहाँ पे, आप चाहो तो लिख सकते हो। श्लोका क्या है? संख्यपते क्रिया जोगे निदानम परिवर्जनम। कौन बोले? सुश्रुत उत्तर तंत्र में बोले हैं ये चीज। संख्यपते क्रिया जोगे निदान परिवर्जनम, मतलब संक्षेप में अगर बोले ना भाई, सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट ये है, जो रोग होने का कारण है भाई उसको आप छोड़ दो, ठीक है। तो संक्षेपते क्रिया जोगे निदानम परिवर्जनम। उदाहरणम पांडु, कृमि, मधुमेह, नेत्र रोग, इस सब में आपको क्या करना है? निदान का परिवर्जन करना है। जैसे कुष्ठ रोग भी
सारे रोग जिसका निदान है उसको निदान को तो छोड़ना ही पड़ेगा ना हमें। पूर्व रूप, पूर्व रूपम प्राक उत्पत्ति लक्षणम व्याधि, पर्याय आदि रूप सारंगर बोले। प्राग उत्पत्ति लक्षणम पूर्व रूपम, मतलब व्याधि के उत्पन्न होने से पहले अगर कोई सिम्टम आता है उसको हम पूर्व रूप ही बोलते हैं। इसका पर्याय क्या है? आदि रूप है। ठीक है, रोग उत्पन्न होने के पूर्व जो लक्षण प्रकट होता है उन्हें पूर्व रूप बोला जाता है। एक अच्छा श्लोक है, भावी व्याधि बोधक मेवलिंगम पूर्व रूपम। ठीक है, भावी व्याधि बोधक मेवलिंगम होता है ये, मतलब इस श्लोक का भाभी से स्टार्ट होता है, रेफरेंस है माधव निदान का। ठीक है, मीनिंग भाई दोनों का सेम है, मीनिंग का कोई खेल नहीं है यहाँ पे रेफरेंस का खेल है। भाभी और अब याद करके रखो माधव से, माधव की भाभी ऐसे याद कर लो। ठीक है, तो माधव निदान भाभी लेके स्टार्ट किए हैं, भाभी व्याधि करके, और पूर्व प्राग उत्पत्ति लक्षण तो चार किए बोल रहे हैं। ठीक है, द्विविधा ही पूर्व रूपम भवंती, सामान्यं विशिष्टं च। पूर्व रूप के द्विविध मतलब टू टाइप्स से पूर्व रूप हो जाते हैं। क्या क्या है वो? सामान्य है, विशिष्ट है, हो गया। अभी पूर्व रूप के दो भेद है, सामान्य पूर्व रूप, सामान्य दोष दृश्य समुच्चना से पूर्व। विशिष्ट क्या है? दोष ज्ञान भी हो जाता है। ठीक है, तो सामान्य पूर्व रूप जनरली कहाँ पे दिखाई देता है? दोष दृश्य समुच्चना से पूर्व ये आपको दिखाई देता है। ठीक है, पर विशिष्ट पूर्व रूप दोष दृश्य समुच्चना हो जाने के बाद, मतलब ताना संश्रय हो जाने के बाद विशिष्ट पूर्व रूप दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि दोष दृश्य समुच्चना कहाँ पे होता है? ताना संश्रय क्रियाकाल में होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्रियाकाल पढ़ेंगे, तभी आपको ये बातें समझ में ज़्यादा आएगी। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं ये रूप, निदान पूर्व रूपाणी, ये तो खत्म हो गया। फिर आते हैं रूपा, प्रादुर्भूत लक्षणम पुनः लिंगम, उत्पन्न व्याधि के बोधक लक्षण का रूप ही बोलते हैं। मतलब प्रादुर्भूत लक्षण जो प्रिडोमिनेंट साइन सिम्टम है उसको ही हम रूप बोलते हैं। रूप के पर्याय क्या है? लक्षणं, लिंग, आकृति, चिन्ह, व्यंजन, रूप, ये सारे हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछता है आकृति किसका पर्याय है? रूप का, निदान का। कभी कभी लोग कंफ्यूज भी कर जाते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे देखना, कोई एक क्वेश्चन आपने आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए फिर लक्षण, लिंग, आकृति, चिन्ह, संस्थान, व्यंजन, रूप। व्यंजन वाला वर्ड को थोड़ा हाईलाइट कर लो, संस्थान को हाईलाइट कर लो, बाकी सारी चीज़ें आप इजीली समझ पाओगे, इसमें कोई बड़ी बातें नहीं है। लक्षण देखो अभी रूप का, चरक अनुसार रूप और तंत्र दोनों का पर्याय है। रूप जो है मतलब लक्षण जो वर्ड है, ठीक है, लक्षण पर्टिकुलरली, लक्षण इज अ सिनोनिम ऑफ तंत्र अथवा आयुर्वेद का सिनोनिम लक्षण है, और रूप का भी सिनोनिम लक्षण है। ठीक है, ये पीजी के पर्सपेक्टिव से एक थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रीटमेंट में इसको लेना देना कुछ नहीं है। रूप के भेद कितने हैं? सामान्य है, विशिष्ट है। जैसे कि हमने पूर्व रूप पढ़ा, विशिष्ट पूर्व रूप, सामान्य पूर्व रूप, यहाँ पे भी सेम ही है, सामान्य विशिष्ट करके इसका कैटेगराइजेशन की गई है। सामान्य क्या है? स्वेदावरोध संताप, स्वेदावरोध ज्वर का सामान्य रूप है। ठीक है, स्वेद का अवरोध होना ज्वर का सामान्य रूप है। श्रोतस की क्या हो गया? अवरोध होना। ठीक है, विशिष्ट में क्या होगा? रूप को आत्म या प्रत्यात्म लक्षण बोलते हैं, संताप ज्वर का विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, तो अगर हम विशिष्ट रूप से अगर देखें, ज्वर का जो लिंग होगा अथवा लक्षण होगा, क्या होगा? वो संताप होगा। पर अगर सामान्य रूप की बात करेंगे, ये श्वेत का अवरोध हो जाना हम सामान्य रूप ऑफ ज्वर बोल सकते हैं, पर विशिष्ट रूप संताप ही होता है। ठीक है, रूप का महत्व, रोग का निर्णायक ज्ञान हो जाता है, क्योंकि अगर आप रूप समझ लिए मतलब टिपिकल लक्षण आप समझ गए हो। एक मॉडर्न की एग्जांपल देते हैं, पिल रोलिंग ट्रेमर्स कहाँ पे दिखाई देते हैं? पार्किंसनिज्म पे दिखाई देते हैं। तो ये अगर आप रूप देख के डायग्नोज कर लिए तो आपके लिए इससे निर्णायक होता है ना रोग का ज्ञान करना। ठीक है, मान लीजिए मुहुर्बद्धम, आयुर्वेद का एग्जाम्पल, मुहुर्बद्धम मुहूर्तव हो रहा है किसी को, ग्रहणी का एग्जाम्पल ले लो, हो जाएगा ये ग्रहणी है, डायग्नोज कर लोगे आप। किसको कॉन्स्टिपेशन डायरिया इंटरमीडिएटली हो रहा है तो ये ग्रहणी रोग है, ऐसा आप पता कर सकते हो। ठीक है, चलो उपशय करके देखो, उपशय को हम अगर पढ़े हैं, उपशय क्या है? उपशय मतलब कैसे हिट एंड ट्रायल मेथड का ट्रीटमेंट जो है। ठीक है, तो टोटली उपशय के बेसिक कैटेगराइजेशन 6 हैं। हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि उभय विपरीत, हेतु विपरीत अर्थकारी, व्याधि विपरीत अर्थकारी,
उभय विपरीत अर्थकारी। ठीक है, इसके हर एक कैटेगरी में क्या आता है, औषध, अन्न, विहार। ठीक है, तो हेतु विपरीत में क्या है, शीत, कफज, ज्वर में शुंठी आदि का उष्ण प्रयोग। हम लोग एक एक एग्जाम्पल देख के इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी इसमें इम्पोर्टेंट बातें कुछ हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। उपशय का वेद चरक कितना बोले हैं, चरक सीधा 6 बोले हैं। इसका औषध, अन्न और बिहार में 3 कैटेगराइजेशन जो है इसको कौन किए हैं, इसको किए हैं चक्रपाणी ने। ठीक है, तो चक्रपाणी जो बोले हैं उपशय के वेद, उसके ऊपर हम एग्जाम्पल्स का थोड़ा डिस्कशन करते हैं। चलिए, शीत, कफज, ज्वर में शुंठी आदि उष्ण औषधि का प्रयोग। ठीक है, किसी पेशेंट को शीत या कफज ज्वर है, इसमें शुंठी आदि उष्ण औषधि का आप प्रयोग करने वाले हो, तो इसमें होता है क्या, इसके हित हेतु क्या है, शीत। ठीक है, तो शीत डायरेक्टली उष्ण औषधि आप प्रयोग कर रहे हो, तो हेतु के विपरीत काम कर रहे हो। ठीक है, शुंठी दे रहे हो, मतलब शुंठी एक औषधि है, तो औषध का कैटेगरी में आ गया है वो। अभी देखते हैं, बिहार का एग्जाम्पल ले लेते हैं। दिवा स्वप्न से उत्पन्न कफ में रात्र जागरण करना। ठीक है, कोई एक पेशेंट दिवा स्वप्न से उत्पन्न कफ में, यहाँ पे आपको क्या मिला, हेतु, दिवा स्वप्न मिला हेतु, तो उस हेतु की विपरीत चिकित्सा क्या है, रात्र जागरण, सिंपली। तो ये एक बिहार भी है, तो दिवा स्वप्न में उत्पन्न कफ में रात्र जागरण करना हेतु विपरीत बिहार हो गया। ठीक है, श्रम तथा वातजन्य ज्वर में मांस रस एवं भात का प्रयोग करना है। ठीक है, यहाँ पे हेतु कौन है, मांस रस है, मतलब श्रम है, तो हेतु विपरीत चिकित्सा क्या है, तो कोई मांस रस जो बात का नाशन करेगा। ठीक है, तो ये होता है अन्न, तो हेतु विपरीत अन्न हो गया। ठीक है, चलिए इसको हम याद करने की कुछ तकनीक लगाते हैं। मान लो कहीं पे आपको एक टेबल पूरा बनानी हो, खुद से बनानी हो। ठीक है, तो आप उसके एग्जाम्पल्स लिख सकते हो कि नहीं, एक बार सोच लो, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम्पल उठा के दो, वो एक्सेप्टेबल होगा अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हो। अगर मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, सीधा ये पूछा जाएगा, श्रमज तथा वातज ज्वर में मांसरस का प्रयोग क्या, कौन सा टाइप ऑफ उपचय है, तो आप इसको ऐसे समझोगे कि ये हेतु विपरीत अन्न है। ठीक है, तो आपको ऐसे बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी व्याधि विपरीत है, अतिसार में स्तंभन के लिए कूटज की यूज, तो ये क्या है, डायरेक्टली व्याधि का ट्रीटमेंट कर लिए। अतिसार में स्तंभनार्थ मसूर, तो ये मसूर क्या मेडिसिन है या फिर अन्न है, ये तो अन्न है, तो ये व्याधि विपरीत अन्न हो गया। उदावर्त में प्रवाहन करना, उदावर्त एक डिजीज है, इसमें प्रवाहन कार्य कर रहे हो, तो ये एक बिहार है, तो ये व्याधि विपरीत हो गया चिकित्सा इसका। तो हेतु व्याधि उभय विपरीत जो चिकित्सा है, इसके औषधि का एग्जाम्पल देख लो। बातिक शोथ में बातहर तथा सोतहर दशमूल का क्वाथिक का यूज करना है। इसमें आप क्या करने जा रहे हो, हेतु की चिकित्सा कर रहे हो, और तो और व्याधि का भी चिकित्सा कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि बातज शोथ है, पेशेंट को बातज शोथ है, मतलब यहाँ पे बात का भी हरण करना है, शोथ का भी हरण करना है। तो दशमूल ऐसा एक ड्रग है जो वात में भी काम में आता है, शोथ में भी काम में आता है। तो आप यहाँ पे हेतु की ट्रीटमेंट किए और व्याधि की भी ट्रीटमेंट कर लिए। तो दशमूल दे रहे हो, मतलब दशमूल एक औषधि है, तो हेतु विपरीत अथवा हेतु व्याधि उभय विपरीत औषधि का एग्जाम्पल ये है। बात कफजन्य ग्रहणी में दीपन पाचन ग्राही तक्र का यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कफजन्य ग्रहणी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वात कफ, तो इसमें आप कर क्या रहे हो, तक्र दे रहे हो। तक्र आपको पता है वात कफज व्याधि के लिए तक्र बहुत अच्छा मेडिसिन है, तो यहाँ पे आप वात कफ का नाशन के लिए तक्र दे रहे हो, और ग्रहणी रोग में भी तक्र श्रेष्ठ औषधि है, तो ग्रहणी में भी ये काम कर रहा है। तो ये इसको हेतु व्याधि उभय विपरीत अन्न समझ सकते हो आप। स्निग्ध पदार्थ का सेवन और दिवास्वप्न से उत्पन्न तंद्रा में रुक्ष रात्र जागरण, तो रुक्ष रात्र जागरण, रुक्ष क्या किस चीज़ का काउंटर अटैक है, स्निग्ध का, स्निग्ध सेवन का। दिवास्वप्न का काउंटर पार्ट क्या है, रात्र जागरण। तो यहाँ पे हेतु की चिकित्सा हुई और व्याधि की चिकित्सा हुई। अब कर एक चिकित्सा किए कैसे, एक बिहार का प्रयोग करने से, रात्र जागरण वाला बिहार, तो ये उभय विपरीत बिहार का एग्जाम्पल हो गया। तो अभी चलते हैं अर्थकारी चिकित्सा के बारे में। हेतु विपरीत अर्थकारी, पित्तज व्रण में उष्ण उपनाह करना है। अर्थकारी मतलब क्या, ये आपको हटके फील होगा हर एक टाइम। ठीक है,
पित्तज व्रण में उष्ण उपना। आप ऐसे सोचो कि कोई पागल है क्या ऐसा कर सकता है वो। तो ये अर्थकारी वाला एग्जाम्पल आप ऐसे ही समझ सकते हो। ठीक है, पित्तज व्रण है, फिर आप उष्ण उपनाह कर रहे हो, पर इसमें रिलीफ तो मिलता है पेशेंट को। इसके लिए ये है, ये हेतु विपरीत अर्थकारी चिकित्सा। ठीक है, तो पैतृक व्रण में विधायी अन्न देना, ये भी एक चिकित्सा है, इसमें व्रण जल्दी पक जाएगा, तो इसमें अन्न है, तो ये हेतु विपरीत, क्योंकि पित्तज व्रण है तो पित्त का ये हेतु है, तो विधायी अन्न देना विपरीत अर्थकारी है। ठीक है, तो हेतु विपरीत अर्थकारी हो गई ये। बातज उन्माद में भय दर्शन। ठीक है, बातज उन्मादन क्या है, उन्माद क्या है, हेतु है। ट्रीटमेंट क्या किया आप, भय दर्शन कराए, विपरीत अर्थकारी चिकित्सा कराए इसके। ठीक है, क्योंकि बात उन्माद जो रोग है ये भय दर्शन से ठीक होता है, तो ये हेतु विपरीत अर्थकारी की एग्जाम्पल हो गई। ठीक है, इसको आप पहले से समझ लो, फिर इसको अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर आराम से बना सकते हो। जैसे कि आपको डिफ्रेंशिएट करने में देख सकते हो, छर्दी रोग में बमन कारक मदन फल का प्रयोग। ठीक है, यहाँ पे क्या है, रोग लिखा है और मदन फल लिखा है। मदन फल जो ड्रग है ये छर्दी कराने के लिए काम आता है, तो यहाँ पे आप इतना समझ जाओगे, ये तो भाई जो क्वेश्चन पूछा है विपरीत अर्थकारी चिकित्सा है। तब आप ढूंढ लोगे किस चीज़ का विपरीत अर्थकारी है। यहाँ पे छर्दी का मेंशन है, तो ये व्याधि है, क्योंकि यहाँ पे हेतु की एग्जाम्पल कुछ नहीं है, मेंशन नहीं है यहाँ पे हेतु के कुछ, तो ये हेतु मतलब व्याधि विपरीत अर्थकारी चिकित्सा है। ठीक है, और छर्दी रोग का है, तो छर्दी रोग मतलब हो गया ये क्या, या यहाँ पे आप क्या यूज किए हो, मेडिसिन यूज किए हो, क्योंकि मदन फल का एग्जाम्पल लिए हो, तो व्याधि विपरीत अर्थकारी का हो गया ये। अतिसारम विरेचनार्थ दुग्ध का प्रयोग, यहाँ पे अतिसार एक व्याधि है। ठीक है, व्याधि का चिकित्सा करने के लिए आप दुग्ध का प्रयोग कर रहे हो, तो व्याधि विपरीत चिकित्सा तो कर ही रहे हो, पर दुग्ध क्या करता है, जनरली मोर प्रमोट करता है, मतलब मल त्याग को। ठीक है, तो कुष्ठ शुद्धि में दुग्ध हेल्प होता है, पर अतिसार में भी आप यूज कर रहे हो, एक तो पेशेंट का बहुत ज़्यादा दस्त हो रहे हैं और आप दूध भी दे रहे हो, तो ये एक अर्थकारी चिकित्सा है। तो ये अतिसार में विरेचनार्थ दूध का प्रयोग जो है व्याधि विपरीत अर्थकारी चिकित्सा, ये अन्न है। ठीक है, अभी चलते हैं फिर छर्दी रोग में बमन कराने के लिए शिष्ट प्रमाण है। तो छर्दी रोग बमन ये विपरीत अर्थकारी मतलब व्याधि विपरीत अर्थकारी हो गया। नेक्स्ट आते हैं हेतु व्याधि उभय विपरीत अर्थकारी का एग्जाम्पल। मद्यपान जन्य मदात्य में मद्यकारक मद्य का पान कराना, मतलब पेशेंट ऑलरेडी मद्यपान कर चुका है, उसको हो गया है मदात्य। यहाँ पे हेतु और व्याधि दोनों तुम आपके सामने हैं, जैसे कि हेतु हो गया मद्यपान और व्याधि हो गया मदात्य। उसमें कर रहे हैं क्या, फिर से मद्यपान करा रहे हैं, तो ये एक अर्थकारी चिकित्सा है। तो इसके हिसाब से हो गया ये हेतु विपरीत अर्थकारी अन्न हो गया, क्योंकि मद्य तो कोई औषधि नहीं है या फिर बिहार भी नहीं है, तो अन्य कैटेगरी में आ जाता है। अभी व्यायाम जनित समूढ़ बात में जल में तैरना, देखिए अभी ये भी एक अच्छा ये है, व्यायाम जनित मूढ़वात मतलब हुआ हेतु है व्यायाम, उसके कारण बात मूढ़ हुआ है। ठीक है, फिर हम वो पेशेंट को और ज़्यादा व्यायाम करने के लिए बोल रहे हैं, जैसे कि जल में तैरने के लिए बोल रहे हैं, तो इसमें हो जाता है क्या, ये एक अर्थकारी चिकित्सा हो गया, तो ये भी है। नेक्स्ट आते हैं निदानोक्त निदानोक्त अनुपोषय, जैसे कि चरक ने अनुपोषय का निदान में ही अंतर्भाव कर दिया है। क्वेश्चन कभी कभी पीजी में ये पूछता है अनुपशय का अंतर्भाव कहाँ पे हुआ है, अनुपशय का अंतर्भाव हुआ है निदान में, और उपशय का अंतर्भाव हुआ है चिकित्सा में। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं। महत्व, गूढ़लिंग व्याधि उपशय अनुपशयभ्यम परीक्षित, मतलब कोई एक गूढ़लिंग व्याधि है, उसकी चिकित्सा मतलब उसकी परीक्षा आप कैसे करोगे, उपशय अनुपशय के साथ कर सकते हैं। एक क्वेश्चन भी आता है गूढ़लिंग व्याधि की परीक्षा किसे किया जाता है, ऑप्शन देते हैं उपशय अनुपशय बोथ नन, तो आंसर होगा बोथ। एक क्वेश्चन आता है। बाकी इसका मीनिंग भी आप समझ लीजिए, मतलब कोई एक डिजीज है जिसको आप लोग ट्रीट नहीं कर पा रहे हो, तो उसको क्या मतलब उसका मैनेजमेंट कैसे होगा। आप नॉर्मल प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हो तब भी ट्रीट नहीं हो रहा है, तब क्या करोगे, उपशय से ट्रीट करोगे, मतलब कोई एक मेडिसिन दे दोगे, देखो कितना इंप्रूवमेंट है, फिर कोई निदान सेवन करा दोगे, इसमें देखोगे डिक्रीज मतलब दिक्कत क्या आ रहा है पेशेंट को। ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड जो है इसको हम बोल सकते हैं उपशय अनुपशय चिकित्सा करके। ठीक है, तो अनुपशय क्या है, उपशय से विपरीत, और अनुपशय अगर कोई चीज़ उपशय का विपरीत है उसको अनुपशय बोलते हैं, और इसको असात में भी बोलते हैं, क्योंकि तो अभी आपने क्या समझा, अनुपशय जो है उसको ही असाप्तियम बोलते हैं और उसका अंतर्भाव निदान में हुआ है। ठीक है,
ये तीनों पॉइंट आप अच्छे से याद रखिए, ये आपके लिए आगे काम में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं संप्राप्ति। देखिए संप्राप्ति तस्मात् व्याधि जनक दोष व्यापार विशेषयुक्तम व्याधि जन्म संप्राप्ति, ये चक्रपाणी बोले हैं। तो मतलब इसका बात क्या है, इसका मतलब जो व्याधि जनन जैसे हुआ, इसका जो मतलब प्रोसेस है उसको ही बोलते हैं संप्राप्ति करके। तस्मात् व्याधि जनकम दोष व्यापार, तो उसको दोष व्याधि जनकम दोष व्यापार मतलब दोष मिलके कैसे वो व्याधि को उत्पन्न किए, वो जो प्रोसेस है उसको संप्राप्ति बोलते हैं। ये चक्रपाणी का मत है। संप्राप्ति का पर्याय कितने हैं, संप्राप्ति, जाति, आगति, ये तीनों संप्राप्ति के पर्याय, ये चरक बोले हैं। तो संप्राप्ति के टाइप्स देखते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। संख्या, प्राधान्य, विधि, विकल्प, बल, काल विशेषैर भवन्ति, मतलब संख्या, प्राधान, विधि, विकल्प, बल, काल। ठीक है, यहाँ पे बल और काल दोनों अलग अलग चरक माने हैं। ठीक है, पर बलकाल संप्राप्ति को एक माने हैं अष्टांग हृदय, इसलिए उनका संप्राप्ति 5 है, नहीं तो वो भी सेम ही बोले हैं। पर बलकाल को अलग अलग बोले हैं चरक, इसके लिए उनका 6, और बलकाल को सेम बोले हैं मतलब एक ही इसमें बोले हैं, तो ये हो गया उनके 5 वेद संप्राप्ति अष्टांग हृदय के लिए। ठीक है, इसमें रोगों की अभी हम डिटेल चलते हैं एक एक संप्राप्ति की ओर। पहले आता था मतलब क्या, संख्या संप्राप्ति, तो संख्या में डिटेल पढ़ेंगे। इसमें रोगों के वेद संख्या का उल्लेख किया जाता है, जैसे कि अष्टोदर, पंचगुल्म, सप्तकुष्ठ। मान लीजिए कोई आपको सप्तकुष्ठ बोला, आप इसको क्या समझोगे, एक संख्या संप्राप्ति है। सप्तकुष्ठ इज ए संख्या संप्राप्ति। ठीक है, क्योंकि संख्या का रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, फिर आते हैं विकल्प, उसके बाद सॉरी प्रधान्य में आते हैं। प्रधान में क्या है, प्रधान्यम पुनर्दोषाणम तरतमम उपलब्धते, मतलब दोष का तरतम विचार करना, उसको प्राधान्य बोलेंगे। मतलब कोई एक डिजीज हो जिसका कारण मान लीजिए कफ और बात दोनों है, इसमें हम लोग देखेंगे कफ ज़्यादा इन्वॉल्व है या फिर बात ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो इसके केस में आप कैसे मतलब सोच पाओगे कि अगर तर और तम मतलब क्या डिफरेंस है, मान लो बात और कफ दोनों है। ठीक है, इससे सबसे ज़्यादा मान लीजिए बात का इन्वॉल्वमेंट है, तो बात हो गया तम, और बात से कम कौन है, कफ है, तो कफ आता है तर में। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्राधान्य संप्राप्ति। ये वाला क्वेश्चन हर एक टाइम आता है, पीजी की रिगार्डिंग भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तारा तम वाला वर्ड अगर आता है कहीं पे, ये प्राधान्य हो गया, तो इसको ऐसे मतलब ऐड करके याद कर लो, प्राधान्य तारा तम। क्योंकि एटलीस्ट ये वाला श्लोक में अगर आप तारा तम ये दोनों वर्ड नोटिस करोगे तो ये जरूर होगा प्राधान्य के लिए, तो आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं। ठीक है, और रोगों की स्वतंत्रता एवं परतंत्रता के विचार से व्याधि के स्वरूप का निर्णय करना, ये भी प्राधान्य के कैटेगरी मतलब अंडर आता है। फिर आते हैं देखो विधि, रोगों के वेद विधि संप्राप्ति के अंतर आता है। जैसे कि 2 प्रकार के रोग हैं, नीज और आगंतुज। देखिए इसमें आप कंफ्यूज हो गए, ये विधि में आएगा या फिर संख्या में आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने आपको बोला 2 टाइप्स ऑफ व्याधि हैं, तो ये व्याधि के कैटेगराइजेशन के, देखिए एक होता है कैटेगराइजेशन, दूसरा होता है टाइप, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे ही समझ सकते हैं, तो हमारा क्वेश्चन गलत कभी नहीं होगा। मैंने आपको बोला कुष्ठ के 7 भेद हैं। ठीक है, ये क्या हुआ, कुष्ठ के टाइप है। अगर मैंने ऐसे बोला कि कुष्ठ का साध्य असाध्य, अगर साध्यता और असाध्यता को देखें तो कुष्ठ और कुष्ठ साध्यता को देखें, कुष्ठ के 3 भेद हैं, तो ये कैटेगरी हो गया। अगर ऐसे में बोलूँ ना तो ये व्याधि विधि मतलब संप्राप्ति के अंडर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कुष्ठ के 8 मतलब 7 भेद हैं, अष्ट उदर अष्ट रोग मतलब अष्ट उदर रोग हैं, तो ये उदर के भेद को आपको समझाएगा, तो इसीलिए ये संख्या संप्राप्ति के अंडर आता है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होने का। ठीक है, फिर आते हैं विकल्प, समवेतानाम पुनर्दोषाणाम विकल्पो विकल्पो अस्मिन अर्थे दोषों की मतलब ये दोषों की अंशांश कल्पना को विकल्प संप्राप्ति बोलते हैं। ठीक है, मतलब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पीजी के लिए आता है ये क्वेश्चन, दोषों की अंशांश कल्पना किस संप्राप्ति के अंडर आता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए इसको हम सोच सकते हैं ये विकल्प संप्राप्ति के अंडर आता है। ये थोड़ा ये क्वेश्चन पूछता है पीजी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद ही रख लीजिए। तो इसमें मान लीजिए 3 दोष हैं, बात पित्त कफ कोई एक डिजीज में इन्वॉल्व है,
तो आप ऐसे सोचोगे इसमें बात कितना परसेंट तक इन्वॉल्व है, पित्त कितना परसेंट तक इन्वॉल्व है, कफ कितने परसेंट तक इन्वॉल्व है। तो ये जो अंशांश कल्पना हम लोग किए, मान लीजिए टोटल व्याधि 100% हो गया, इनमें से 60% बात हो गया, 30% मान लीजिए पित्त और 10% कफ का इन्वॉल्वमेंट है। तो ऐसे अगर हम सोच के कोई ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं तो इस संप्राप्ति, ये जो संप्राप्ति विघटन हमने किया इसको हम बोलेंगे विकल्प संप्राप्ति। देखिए विकल्प और प्राधान्य दोनों में आपको कन्फ्यूजन कभी कभी होता है, ठीक है। ये ट्रीटमेंट के टाइम भी हो सकता है और ये पीजी क्वेश्चन के टाइम भी हो सकता है। तो अगर कहीं पे आपको तरतम सिर्फ दो चीज़ों में आप मतलब ये कर रहे हो, इस या आप मान लीजिए प्राधान्य देख रहे थे जब कफ और बात में हम लोग एग्जाम्पल ले रहे थे, इसमें हमें कभी ऐसा नहीं सोचा कि कितना परसेंट तक कफ इन्वॉल्व है, कितना परसेंट तक बात इन्वॉल्व है, इसका अमाउंट के बारे में हमने नहीं सोचा। हम सिर्फ सोचा कि ज़्यादा कौन है, अगर बात ज़्यादा है तो बात कम हो गया और कफ कम है तो कफ तर हो गया, ऐसे हमने कर लिया। पर विकल्प में ऐसा नहीं हो सकता, विकल्प में आपको एग्जैक्ट इसका मान पता होना चाहिए, मतलब कितना अमाउंट तक इन्वॉल्व है, कितना परसेंट तक इन्वॉल्व है। तो ऐसे अगर सोचते हैं तो ये सोच विकल्प संप्राप्ति की है, समझ रहे हैं। तो इसको पीजी क्वेश्चन के लिए कैसे याद करना है अब बता देते हैं और एक बार, कि अगर प्राधान्य तरतम, मैंने आपको ऐसे याद रखने के लिए बोला, तो अगर प्राधान्य तरतम आपको बोलता है, प्रधान तरतम क्वेश्चन में आता है तो ये प्राधान्य के लिए है, ठीक है। और विकल्प मतलब अंशांश कल्पना, विकल्प अंशांश कल्पना, इसको ऐसे याद रख लीजिए। फिर एंड में आता है बल काला संप्राप्ति। देखिए बल और काल, ये जो संप्राप्ति है, ये चरक जैसे कि अलग अलग बोले हैं तो अष्टांग हृदय इसको एक साथ ही बोले हैं। मान लीजिए कोई एक पेशेंट को कफज व्याधि हुआ है, ठीक है, तो बसंत ऋतु है तो व्याधि उसका बढ़ जाएगा, तो व्याधि का बल काल के ऊपर निर्भर हो गया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, मान लीजिए कोई एक पेशेंट का कफ मतलब कफज व्याधि है एंड सुबह सुबह आप देख रहे हो उसका ज़्यादा स्नीजिंग हो रहा है, आप देखोगे किसी को राइनाइटिस से मतलब किसी को प्रतिष्ठा है वगैरह जहाँ पे कफ की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहता है एंड सुबह सुबह वो पेशेंट का सिम्टम्स बढ़ जाता है सुबह सुबह, क्योंकि वो सुबह का टाइम कब का टाइम होता है, कफज व्याधि कफज समय दोनों जब साथ मिल जाते हैं तो और ज़्यादा प्रकोप हो जाता है। तो व्याधि का बल हमेशा काल के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो ये जो संप्राप्ति हमने अभी देखा ये है बल काला संप्राप्ति। फिर नेक्स्ट चलते हैं। अभी हमने सारे मतलब जो पंच निदान वाला पार्ट है तो उसको हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। तो इस हिसाब से जो रोग की परीक्षा है अभी हमने उसको भी कंप्लीट कर लिया, और साथ में अभी पिछले हम लोग पढ़ चुके हैं रोगी की परीक्षा कैसी करनी है। तो ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ना है। और ये जो रोग परीक्षा वाला पोर्शन है ये पीजी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ज्वर निदान चैप्टर में आप सब पंच निदान वाले पार्ट पढ़ लोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड स्पेशली संप्राप्ति वाला पार्ट, तो इसको अच्छे से याद रखना है। एंड लंग क्वेश्चन लिखने के लिए जो निदान का पार्ट है उसका द्विविध निदान त्रिविध निदान क्या क्या होते हैं इसको पहले लिख लीजिएगा, सो दैट ये अगर याद हो गया ना आप उसको डिस्क्राइब अच्छे से कर सकते हो। ओके, थैंक यू।